ग्रुप ए का ही पहला ही क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोसेस बाय विच नेचुरल एजेंट रीशेप द एग्जिस्टिंग लैंडस्केप। बोल रहा है वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम अर्थ सरफेस को रीशेप करते हैं। क्या हम लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किया है? ऑलरेडी किया है। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग अर्थ सरफेस को रीशेप करते हैं। यहाँ पे देखना रीशेपिंग का बात है, ऐसा नहीं बोला है कि अपग्रेडेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, वहाँ पे वो सब चीज़ अलग है। रीशेपिंग अगर हम लोग किया जा रहा है नेचुरल एजेंट्स के थ्रू तो हम लोग इसको एक्सोजेनेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो पहला का जो ए वाला है वो आंसर होगा जो कि है एक्सोजेनेटिक। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, अगर वो पैटर्न फॉलो करना चाहते हो तो ऐसे करके पहले तो हेडिंग दे दो ग्रुप ए, उसके बाद लिखोगे 1 का ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन वो ऑप्शन है क्या वो पूरा लिखना है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। ठीक है, आ जाओ। फिर आ जाता है नंबर 2। अच्छा, ये 1 का यानी करेक्ट आंसर ग्रुप ए का 1 का 1.1 है। ग्रुप ए का 1 का 1.1 है ये। ठीक है, अब आ जाता है 1.2। 1.2 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द मेन इरोशनल प्रोसेस ऑफ रिवर ओवर सॉल्ट डोमिनेटेड रॉक्स। सॉल्ट डोमिनेटेड रॉक्स पे जब हम इरोशन करते तो हम लोग इसको क्या बोल रहे थे, क्या हम लोगों ने ये प्रोसेस नहीं किया है? सोल्यूशन कहते हैं इसको, क्योंकि वो पूरी तरह से डिज़ोल्व कर लेता है। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज़ नंबर डी, यानी कि सोल्यूशन। तुम लोग अभी देखोगे कि कैसे तुम लोगों को सॉल्व करते वक्त ये रियलाइज़ होगा कि दीदी आपने तो ये बताया हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद आता है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द हेट्रोस्फेयर। हेटेरोस्फेयर का अपर मोस्ट लेयर क्या था? तो हेट्रोस्फेयर जो था उसका अपर मोस्ट लेयर सबसे ज़्यादा, तुम याद रखना सबसे ऊपर वही रहेगा जो सबसे ज़्यादा हल्का हो, एंड दैट इज़ हाइड्रोजन। तो यानी कि उसका ऑप्शन ए करेक्ट है, हाइड्रोजन लेयर। ठीक है, फिर आ जाओ 1.4। अब फिर यहाँ पे बोल रहे थे इंस्ट्रूमेंट बाय विच ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मास इज मेजर्ड। एयर मास का ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइग्रोमीटर, है ना। एयर मास का ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं हाइग्रोमीटर। चलो यहाँ पे द इंस्ट्रूमेंट बाय विच ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मास इज मेजर्ड, दैट इज़ नंबर क्या है, नंबर सी। नंबर सी है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। फिर आ जाता है 1.5 सॉरी 1.5 बोल रहा है द इन्फ्लुएंस ऑफ एल नीनो इज़ ऑब्जर्व्ड इन। एल नीनो का असर हम कौन से ओशन में देखते हैं? हम लोगों ने क्या ये डिस्कस नहीं किया है? बिल्कुल किया है। एल नीनो का असर हम लोग देखते हैं पैसिफिक ओशन में, यानी कि नंबर बी। बताओ क्या ये सब अगर आंसर कर पा रहे हो इसका मतलब दिल में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि दीदी आपने पढ़ा है और हमने पढ़ा है कि नहीं है? चलो नंबर 1.6 व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून बिकम्स लीस्ट द जेनरेटेड टाइड इज। जब सबसे ज़्यादा क्लोज होता है अर्थ और मून और उस पर जो टाइड बनता है उसको हम लोग पेरिगियन टाइड बोलते हैं। ठीक है, पेरिगी एपोगी वो वाला। और नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड का लेना देना यहाँ पे नहीं है। ठीक है, स्प्रिंग टाइड क्योंकि देखो स्प्रिंग टाइड जो होता है वो हाईएस्ट हाई टाइड होता है, बहुत ऊंचा हाई टाइड क्रिएट हो रहा है। और नीप टाइड होता है जब राइट एंगल पोजीशन पे होता है। तो जब यहाँ पे बोल रहा है जब अर्थ और मून सबसे करीब है उस समय जो टाइड होता है, तो इसका सबसे कॉमन आंसर होगा पेरिगियन। तो यहाँ पे होगा नंबर सी, यानी 1.6 का नंबर सी विच विल बी पेरिगियन टाइड। ठीक है, आई होप तुम लोग भी इस तरीके से लिख रहे हो, नहीं तो अगर तुम्हारे पास है क्वेश्चन पेपर तो उसमें मार्क कर रहे हो। द प्रोसेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व। 1.7 देखो वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व करता है बताओ। बोलता है रीयूज़, रिसाइकल, रिडक्शन, तीनों चीज़ होता है ना। 3 R's हम लोग पढ़ के आए हैं, यानी 1.7 का ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ दीज वो करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। फिर मैं यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, आ जाओ 1.8। 1.8 बोला द यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का यंगेस्ट स्टेट है यस तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना इंडिया का यंगेस्ट स्टेट है, सबसे बाद में क्रिएट हुआ था ना 2014 में, तो तेलंगाना। फिर आ जाए 1.9। 1.9 है 10 स्टॉर्म्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट साइड में जो 10 स्टॉर्म्स आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला है काल बैसाखी, दूसरा है आंधी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या लू। तो इसका आंसर होगा आंधी। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में यानी यूपी के इलाके में, पंजाब के इलाके में जो आंधी तूफान वाला हवा बहता है तो ये होता है तुम्हारा आंधी। इसका आंसर आंधी होगा। तो 10 स्टॉर्म्स इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया इन द समर इज कॉल्ड आंधी। तो इसका आंसर होगा आंधी।
टू क्यों लिख दिया, 1.10। तो ये है यहाँ पे अ मेथड फॉलोड इन इंडिया टू कंजर्व सॉइल। सॉइल को बचाने के लिए हम इंडिया में कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? ऑप्शन देख के बताओ। ऑप्शन है पहला इरिगेशन। तो इरिगेशन का सॉइल कंजर्वेशन से कोई नाता नहीं है, ध्यान देना, ये सुन लो तुम लोग। सॉइल वाला पार्ट मैंने बोला था कि जब हम लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूँगी। सॉइल के बारे में तुम इतना जानो कि मिट्टी जो है ना, मिट्टी का टॉप लेयर बड़ा ही फर्टाइल होता है, उसका फर्टिलिटी का ज़रूरत है क्योंकि उसी से तो क्रॉप्स उगते हैं। तो होता क्या है कि ये जो फर्टाइल लेयर है ये क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है। बहुत सारे रीजंस है कि हम पेड़ पौधे काट रहे हैं। पेड़ पौधे होते थे एटलीस्ट मिट्टी वो पकड़ के रखते थे, जिसकी वजह से जब बारिश भी होता था तो मिट्टी आराम से बह नहीं जाएगा। फ्लड्स आता है अब तो आराम से मिट्टी पूरा टॉप लेयर बह के निकल जाता है क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं है जो उसको जकड़ के पकड़ के रखेंगे। तो अगर हम चाहते हैं मिट्टी को बचाना तो हम बहुत सारे तरीक़ों से बचाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा मेथड हम इंडिया में फॉलो करते हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। पहला है इरिगेशन। वेल, इरिगेशन का सॉइल कंजर्वेशन से कोई नाता नहीं है। दूसरा है झूम कल्टीवेशन। ध्यान देना, झूम कल्टीवेशन सॉइल को डिस्ट्रॉय करता है ना कि कंजर्व करता है। अब ध्यान से सुन लो, झूम कल्टीवेशन होता क्या है। इसको स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। होता क्या है ज़रा समझना। नॉर्मली होता ये है कि समझो एक ज़मीन है, उस पर पौधा उगाया। होता क्या है कि अब मान लो मैंने कुछ उसमें राइस उगाया है। अब मैं पूरे साल उस पर राइस तो नहीं उगा सकती हूँ, मेरे को तो मल्टीपल क्रॉपिंग करना है। यानी सेम ज़मीन पे जब दूसरा सीज़न आएगा तो मैं उस पर कुछ और उगाऊंगी। सेम ज़मीन पे मैं भुट्टा उगा रही हूँ यानी कि कॉर्न, यानी कि वो ज़मीन पे पूरा साल तो राइस नहीं उगेगा, उस ज़मीन पे मल्टीपल टाइप की चीज़ें उगने वाली हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग हम लोग करने वाले हैं। तो जब जैसे ही राइस का फसल हो गया, मैंने उसका कटाई किया, उसके बाद मुझे पूरा जड़ से राइस के पेड़ों को उखाड़ना पड़ेगा, मिट्टी को दोबारा से सेटल करना पड़ेगा, दोबारा सीड डालना पड़ेगा ताकि आराम से मेरे कॉर्न के प्लांट्स उग सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ज़रा समझ रहे हैं। ये मैं एग्जांपल राइस और कॉर्न का एग्जांपल मैं दे रही हूँ तुमको समझाने के लिए। लेकिन तुमको नहीं लगता दीदी आपने राइस का फसल काट दिया, लेकिन उसमें दोबारा बीज डाल के उसको उगाने में बहुत समय लगेगा दीदी। मतलब कि आप ये जो लंबा प्रोसेस अपनाएंगे कि पूरा बचा हुआ कुचा जो राइस के पौधे का टुकड़ा है उसको उखाड़ के हटाना, फिर मिट्टी को खोदना, उसमें सीड्स डालना, कितना लेंदी प्रोसेस है। इसको क्विक करने के लिए क्या किया जाता है, इसको क्विक करने के लिए झूम कल्टीवेशन फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही राइस का प्लांट हम लोगों ने हार्वेस्टेशन कर लिया, कटाई कर लिया, उसके बाद बचे कुछ प्लांट्स के हिस्सों को हम लोग उखाड़ते नहीं हैं, टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने से जल के भस्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सीड्स फटाक से छींट देंगे, फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल देंगे और अपना दूसरा प्लांट उगना शुरू हो जाएगा। इससे से टाइम बचता है, लेकिन इससे हमारा जो टॉप लेयर है वो भी तो जल के राख हो गया। टॉप लेयर जो सॉइल का है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, तुमने तो उसको भी जला के खाक में, मिट्टी में मिला दिया, उसका क्या होगा। इसीलिए ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें लिटरली माचिस या कोई भी जलाने का चीज़ लेकर के पूरे उस एरिया में आग लगा देते हैं। जब मैं मई में जम्मू जा रही थी वैष्णो देवी की यात्रा पे, तो पंजाब से होते हुए वो ट्रेन गया और पंजाब में मैंने नोटिस किया ट्रेन में बैठे हुए कि दूर दूर में ऐसे आग के धुएँ, आग के लपट उठ रहे हैं। तो मैंने अपने आप को याद दिलाया, अच्छा यही तो है झूम कल्टीवेशन जिसके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग अब एग्रीकल्चरल लाइफ से बहुत दूर आ चुके हैं। शहरों में हम कहाँ खेत खलिहान देखते हैं। तो जब हम गाँव बोल रहे हैं, जब हम लोग जम्मू जा रहे थे तो पंजाब से होते हुए जब जा रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि दूर दूर से धुआं उठ रहा है, आग लगा पड़ा है खेतों में, क्योंकि आग लगाया गया है मैनुअली, सो दैट वो टॉप लेयर के बचे हुए फसल जल के राख हो जाए और दोबारा उनमें क्विकली दूसरा पौधा उगाया जा सके। इस प्रोसेस को हम झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। ये मिट्टी को बचाता नहीं, मिट्टी को बर्बाद करता है। तो ये जो बोला है कि मेथड ऑफ कंजर्वेशन में पहला तो इरिगेशन बोला, बिल्कुल भी इरिगेशन का सॉइल कंजर्वेशन से कोई नाता नहीं है। झूम कल्टीवेशन तो उसको और बर्बाद कर देता है। एनिमल रेयरिंग भी एक ऑप्शन है, ऑप्शन डी में है। एनिमल रेयरिंग का मतलब होता है जानवर अगर पौधे खाएंगे तो उससे मिट्टियाँ बचेंगी। नॉट रियली, बात समझना। जब जानवर ऐसे ऐसे करके क्रॉप्स खाते हैं, बचे हुए पौधों को खाते हैं, तो एक्चुअल में ना मिट्टी के भी टॉप लेयर्स को सपाचट कर जाते हैं। अब जानवर को थोड़ी पता है कि कितना हिस्सा खाना, तो पूरा उखाड़ लेता है, जिससे मिट्टी के भी टॉप लेयर्स वो उखाड़ के खाने लग जाता है। तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर तुम यहाँ पे देखो स्ट्रिप क्रॉपिंग,
यानी मैंने बोला इरिगेशन वाला आंसर नहीं हो सकता, झूम कल्टीवेशन तो बर्बाद करता है, जो जानवर लोग जो खा जाते हैं टॉप लेयर सॉइल का, उससे भी बर्बाद होता है। फिर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी नंबर है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, इसमें एक्चुअल में हम लोग, जैसे ये ज़मीन है, मान लो ज़मीन का इस तरीके से ढलान है, तो हम लोग जानते हैं कि जब बारिश होगा तो बारिश टॉप लेयर को बड़े आसानी से बहाता हुआ लेके चला जाएगा, ऐसे तो मिट्टी का टॉप लेयर वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप में यानी कि लंबा लंबा लाइन में ऐसे कुछ पौधे लगा देते हैं एज अ बैरियर। इससे क्या होगा कि जब बारिश भी होगा तो जब बारिश का पानी निकलेगा तो वो टॉप लेयर को बहा के लेके जाना चाहेगा, लेकिन इन पौधों के वजह से टकरा के पानी थोड़ा वहीं सेटल हो जाएगा, है ना। पानी धड़धड़ाते हुए नीचे तो जाना चाहता है, लेकिन बीच बीच में पौधों का मोटा मोटा लेयर्स आने की वजह से उन पौधों में पानी चला जाएगा और उसके वजह से वो पानी मिट्टी को लेकर के बाहर नहीं जा पाएगा, मिट्टी को लेकर के बहा के नहीं लेके जा पाएगा, वेस्ट नहीं होगा। तो ये सॉइल कंजर्वेशन का एक तरीका है विच इज़ तुम्हारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। फिर आता है 1.11, बोल रहा है द स्टेट विच रैंक्स फर्स्ट इन ज्वार प्रोडक्शन। तो आई थिंक इसका आंसर महाराष्ट्र है। प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट फर्स्ट रैंक पे आता है, तो इसका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पे आता है। जब हम लोग मिलेट्स के अंदर ज्वार बाजरा ये सब आता है, तो उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है। फिर आ रहा है 1.12 जो कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो ये बहुत क्लियर है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया हम लोग बैंगलोर को बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इसमें आएगा नंबर बी विच इज़ बैंगलोर, बेंगलुरु। ठीक है जी। नंबर 1.13 है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। तो देखो NH44 है, प्रेजेंट डे में NH44 बोलते हैं, लेकिन एक समय पे उसका नाम NH7 भी था। तो NH44 दिया हो ऑप्शन में या NH7 दिया हो, दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो डी है NH7 वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये हुआ 1.13। और 1.14 क्या है, बोल रहा है द RF ऑफ टोपोग्राफिकल मैप विथ 15 मिनट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो इसका तो तुम लोग बताओ, सैटेलाइट इमेजरी में मैंने इस बात पे कितना बार फोकस किया था कि इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये तो तुम लोग को आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए तो ढूंढोगे जब, तो ये वाला पक्का याद रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ मुझे आई एम श्योर कि तुमको याद होगा, लेकिन 1.14 भूल जाते हैं दिमाग से। तो एक बार जा करके सैटेलाइट इमेजरी वाले टॉपिक पे देखो कि मैंने क्या लिखा था, और जो भी लिखा था वो यहाँ के ऑप्शन में डाल दो। ठीक है, हो गया। तो जो पहला क्वेश्चन है सीफ ड्यून्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बारखान ड्यून्स, इसका इलाबोरेटेड आंसर तो तुम्हें नहीं याद रखना है, बट ये जो क्वेश्चन है कि सीफ ड्यून का जन्म बारखान ड्यून से ही होता है, ये बात ट्रू है, इस बात में ट्रुथ है। लेकिन क्यों है ट्रुथ ये मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, क्योंकि ये हायर लेवल का बोल सकते हो स्टडी है, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस है ना अपने आप में, वो हमें जानना नहीं है। हमें बस ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना है। सीफ ड्यून्स बारखान ड्यून से बनते हैं। ओजोन लेयर हमारा नेचुरल सनस्क्रीन है, बिल्कुल ट्रू बात है। ओजोन लेयर हमारा नेचुरल रक्षक है। मेडिटरेनियन रीजन्स में रेनफॉल किस सीज़न में होता है? देखो तुम लोग मेरे से बोल रहे थे बार बार, दीदी आपने वो वाला पार्ट तो छोड़ ही दिया जहाँ पे क्या बोलते हैं मेडिटरेनियन रीजन का बात हुआ, ये सब का, इससे सब सिर्फ और सिर्फ MCQ आता है। तो डिटेल में उन सब टॉपिक्स में मत टाइम वेस्ट करो, इंडस्ट्री में टाइम लगाओ, अपना एग्रीकल्चर में टाइम लगाओ, ठीक है, इन सब में मत लगाओ। सॉइल वगैरह में तुम लोग घुस जा रहे हो, क्यों भाई? मैं जबकि 5 बार बोल चुकी हूँ ऑलरेडी आई थिंक कि सॉइल में इतना ज़्यादा तुमको फोकस करने का जरूरत नहीं, सिर्फ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है उसको। तो ये जो बोल रहा है 2.1.3 की मेडिटरेनियन रीजन में बारिश जो है वो समर सीजन में होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑलरेडी तुम लोग देखे हो कि मेडिटरेनियन रीजन में ही कुछ हो रहा था विंटर मौसम में, जिसकी वजह से इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, तो विंटर में बारिश होता है मेडिटरेनियन रीजन में। तो एक्चुअल में ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तुम लोग अपने याद के लिए लिख सकते हो ब्रैकेट में विंटर, ताकि तुम लोग जब रिवाइज करो तो याद रहे। बोल रहा है स्ट्रेट लाइन अलाइनमेंट ऑफ द सन मून एंड अर्थ इज कॉल्ड सिजिकी। बिल्कुल, जब सन मून और अर्थ एकदम स्ट्रेट लाइन पोजीशन पे आते हैं तो इसको हम लोग सिजिकी पोजीशन कहते हैं। सही बात है। मोस्ट ऑफ द राइस इन इंडिया इज कल्टिवेटेड इन विंटर एज रबी क्रॉप, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ज़्यादातर राइस जो हम लोग के इंडिया में उगता है वो एक खरीफ क्रॉप की तरह उगता है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। 2.1.5 ये फॉल्स है, याद रखना। ज़्यादातर हम लोग का जो राइस उगता है वो एक खरीफ क्रॉप की तरह उगता है, नॉट एज रबी क्रॉप। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया इज़ वेस्ट बंगाल, नॉट ट्रू। सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट हमारा बिहार है। 2011 सेंसस के हिसाब से 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी तुम लोग देखे हो। तो यहाँ पे
2.1.6 का आंसर भी फॉल्स है, वो एक्चुअल में बिहार है। 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी। अब आ जाता है 2.1.7 जो कि डिफरेंट सिंबल्स आर यूज टू शेयर जोग्राफिकल फीचर्स इन सैटेलाइट इमेजरी। सैटेलाइट इमेजरी में डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ नहीं होता है, टोपोग्राफिकल मैप में यूज़ होता है। इसका मतलब 2.1.7 का भी ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका आंसर है टोपोग्राफिकल मैप। देख रहे हो आसान है कि नहीं है? बोलो, फुल मार्क्स लाओगे तो तुम लोग? आई होप तुम लोग अगर मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आएगा। आ जाओ 2.2 का कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 2.2 जो कि है फिलअप वाला है। आ जाओ, बोल रहा है 2.2.1 का प्लांटेशन ऑफ लैंडमास कॉज्ड बाय डिफरेंट एक्सोजेनेटिक प्लेनेशन ऑफ लैंडमास कॉज्ड बाय डिफरेंट एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इज कॉल्ड। ज़मीन का प्लेनेशन हो रहा है, ज़मीन को हम लोग प्लेन कर रहे हैं डिफरेंट एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में। यहाँ पे बोला है क्या कि प्लेन अप कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, बस प्लेन कर रहे हैं। दिस इज़ नोन एज ग्रेडेशन। तो यानी कि 2.2.1 का होगा आंसर ग्रेडेशन। कुछ बोला नहीं है तो हम इसमें अपग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऐसा तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, है ना? ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? लॉन्ग नैरो विंडिंग स्टीप साइडेड रिजेस फॉर्म्ड बाय फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट्स ऑफ सैंड्स एंड ग्रेवल। तुम लोग जानते हो लॉन्ग नैरो स्टीप साइड विंडिंग, तो इसको हम लोग एस्कर्स बोल रहे थे ना। ड्रमलिन्स था क्यूट, एस्कर्स था टेढ़ा वे का जो डिपॉजिट्स हो रहा था, तो इसको हम लोग बोलेंगे एस्कर्स, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियो फ्लूवियो डिपोजिशन बोला है, जहाँ पे पानी और ग्लेशियर दोनों का एक्शन हो रहा है, ऑलरेडी मैंने बताया है। इन रेनफॉल टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एनी प्लेस, रेनफॉल टेम्परेचर ग्राफ के ऊपर तो एक दिन मुझे डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं, अदरवाइज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही एसेंशियल है वो मैं समझा दूंगी। इस आंसर के लिए सुन लो, 2.2.3 में पूछ रहा है रेनफॉल टेम्परेचर ग्राफ जो है उसमें टेम्परेचर कर्व डाउनवर्ड हो गया मिड ऑफ द ईयर। अगर टेम्परेचर कर्व डाउनवर्ड हो गया देन द स्टेशन लाइज इन मिड ऑफ द ईयर। अगर टेम्परेचर डाउनवर्ड है तो इसका आंसर क्या होगा? अगर मिड ऑफ द ईयर टेम्परेचर डाउनवर्ड है, यानी कि तुम समझो साल के बीच में यानी कि जून जुलाई के महीने में अगर टेम्परेचर डाउनवर्ड यानी टेम्परेचर कम है, तो वो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो नहीं सकता, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि मिड ऑफ द ईयर यानी जून के महीने में, ऑलरेडी मैंने बताया एटमॉस्फेयर चैप्टर में, जून के महीने में सूरज तो एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो रहा होता है। तो इसका मतलब उस समय तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गर्मी एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो टेम्परेचर तो अप होगा। तो अगर बोल रहा है कि टेम्परेचर डाउनवर्ड है मिड ऑफ द ईयर, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर का बात कर रहे हैं, क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में तो इंडिया जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी एक्सपीरियंस करता है, तो डेफिनेटली अगर टेम्परेचर कम है तो साउदर्न का बात हो रहा है। तो यहाँ पे 2.2.3 यानी साउदर्न है। हालांकि मैं इसका ग्राफ के ऊपर अलग से वीडियो ले आऊँगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एमसीक्यू करके तुमको आइडिया लग जाएगा। डैश फोर्स ऑफ द अर्थ कॉजेज सेकेंडरी हाई टाइड। सेकेंडरी हाई टाइड किस फोर्स की वजह से होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, 2.2.5 क्या बोल रहा है? एयर कंडीशनर्स एमिट डैश गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। एयर कंडीशनर्स कौन सा गैस एमिट कर रहे होते हैं? तो एक्चुअल में अब तो नहीं करते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा तुम्हारा एयर कंडीशनर्स एमिट डैश गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस छोड़े होते हैं एयर कंडीशनर्स? अब ये गैस जो हम लोग लिखने वाले हैं आंसर में, वो गैस अब बैन हो चुका है, ये अब यूज़ नहीं होता है, ये गैस अब रिलीज़ नहीं किया जाता है जानबूझ के एटलीस्ट। तो ये आंसर तो नहीं है रियल आंसर, बट हाँ फिर भी हम यहाँ पे नाम यही लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास हमको यही लिखना है, अदरवाइज कट जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा CFC, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर आ जाता है 2.2.6। 2.2.6 क्या है? भागीरथी एंड डैश रिवर मीट एट देवप्रयाग टू फॉर्म रिवर गंगा। भागीरथी और कौन से नदी के साथ मिलकर के नाम गंगा लगता है देवप्रयाग में? तो हम लोग जानते हैं अलकनंद, अलकानंद भी लोग बोलते हैं। 2.2.7 क्या है? डैश सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया हम लोग किसको बोल रहे थे? कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। इजी है कि नहीं? हम लोग किए हैं ना ये सारा।